अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे खित्ते में सिर्फ बात हो रही है क्रिकेट की, क्योंकि आईसीसी T20 टूर्नामेंट जो है, या आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कह लीजिए T20 क्रिकेट का, वो एक तरीके से शुरू हो चुका है, लेकिन उसका मेन राउंड जो है शनिचर 23 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें कल वर्ल्ड कप के मेन राउंड का पहला मैच खेल रही है मुत्तहिदा अरब अमारात में। लेकिन इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि हम ज्यादा फोकस देते हैं लोकल स्पोर्ट्स को, तो प्रोग्राम के ज्यादातर हिस्से में लोकल स्पोर्ट्स की ही बात होगी। लेकिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की भी कुछ खास बातें होंगी। आज के प्रोग्राम में एक मेहमान भी शामिल हैं और आप हमारे मेहमान से बात कर सकते हैं फ़ोन नंबर 2481813 और 2481832 पर अब से कुछ देर के बाद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स राउंडअप से। चलते हैं उमैस खान के पास। शुक्रिया इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमैस खान आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस हफ्ते भी हमारी जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियां जारी रही, जिन पे मबनी है हमारा आज का लोकल स्पोर्ट्स राउंडअप। आइए आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की इस खबर से। अलूचीबाग T20 क्रिकेट कप में एफसीसी छानापोरा नाइट्स के हाथों मिली हवल 11 को 3 रनों से शिकस्त। जम्मू कश्मीर के रियल कश्मीर फुटबॉल टीम जल्द ही दिल्ली में मुनक्कदा फुटसल चैंपियनशिप में कर रही है शमूलियत। श्रीनगर के गिंदम स्टेडियम ग्राउंड में खेले गए ए डिवीजन एनुअल लीग में 7 स्टार फुटबॉल एकेडमी ने अलमदार एफसी को 2-1 से हराया। प्रीमियर फुटबॉल लीग 2021 में कश्मीर एवेंजर एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी का मैच 1-1 से ड्रा। जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से खेलो इंडिया थंगता सिलेक्शन ट्रायल्स 23 अक्टूबर को बजवानी त्राल में मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें अंडर 19, अंडर 14, अंडर 17 लड़कियां हिस्सा ले सकते हैं। बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से चैलेंजर्स 35 ओवर्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 का मैच कंडीपोरा स्पोर्ट्स क्लब और ताइकीबाद स्पोर्ट्स के हो रहे हैं। पहली जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैप्कीडो चैंपियनशिप हुए इख्तिताम पजीर। इस चैंपियनशिप में 125 लड़के और लड़कियों की शमूलियत। खारपुरा कुंजर में रिवर व्यू प्रीमियर लीग के एक क्रिकेट मैच में पिंजोरा ने उगमाना को 5 विकेटों से शिकस्त दी। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बारामूला के ए डिवीजन मैच में KFC ब्लू और 3 स्टार ब्लू का मैच 1-1 से हुआ ड्रा। चांदीगाम लोलाब में रॉयल स्टिकर्स कुपवारा को गुंडी मंचर क्रिकेट क्लब ने 25 रन से हराया। तो नाजरीन, ये था इस हफ्ते का लोकल स्पोर्ट्स राउंडअप। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी जारी है। आइए आपको वापस लिए चलते इमरान बशीर की ओर। शुक्रिया उमैस खान। मैं हूं इमरान गुल। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है और आज के नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज करते हैं और पहली खबर है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से ही। कल से मुत्तहिदा अरब अमारात में आईसीसी T20 वर्ल्ड टूर्नामेंट के मेन राउंड का हो रहा है आगाज। शनिचर को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और फिर दिफाई चैंपियन वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का होगा आपस में आमना सामना। आज पहले राउंड के आखिरी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं, जहां से चौथी क्वालिफाइड टीम आएगी सामने। बांग्लादेश, श्रीलंका और स्कॉटलैंड की टीमों ने राउंड ऑफ सुपर 12 में जगह बनाई। वेस्टइंडीज, भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड को माहिरीन सेमीफाइनल्स के लिए दे रहे हैं फेवरेट करार। न्यूजीलैंड ने अपने दोनों प्रैक्टिस मैचेस हारे, भारत ने अपने दोनों प्रैक्टिस मैचेस में कामयाबी हासिल की। ओलंपिक फेंसिंग में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली अवलीन खातून फेंसर भवानी सिंह का शानदार कारनामा, जीता फ्रांस में फेंसिंग का इंडिविजुअल सैबर इवेंट। भारत नेपाल को सैफ टूर्नामेंट के फाइनल में 3-0 से हराकर सैफ चैंपियन बना। मालदीव्स में मुनक्किद हुआ था फाइनल मैच। आइंदा महीने ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया की फुटबॉल टीमें कर रही है AFC कतर 22 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अगले राउंड का आगाज। नीमार जख्मी हो गए हैं चैंपियंस लीग के मैच में और अगले चंद मैचेस में नजर नहीं आएंगे। बायर्न म्यूनिख के कोच यूलियन नैगल्समैन टेस्ट हुए कोविड पॉजिटिव। डेनमार्क ओपन में PV सिंधु की शानदार कारकर्दगी, पहुंची क्वार्टर फाइनल में। किदाम्बी श्रीकांत हुए टूर्नामेंट से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स पैटरसन हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले 21 टेस्ट मैचेस और सभी की निगाहें वर्ल्ड कप में भारत और क्रिकेट मैच, पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे मरकूज हैं, जो इतवार के रोज खेला जाएगा
आईसीसी टी20 का मैच और भारत के लेजेंड सुनील गावस्कर का मानना है कि उनको काफी मसरत होगी अगर इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फाइनल मैच तो वो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो, लेकिन कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इन दो टीमों के मैच में होगा क्या, यानी कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि टी20 क्रिकेट के बारे में कोई भी पेशन गोई करना खतरे से खाली नहीं है। तो नाज़रीन, अब बारी है आज के मेहमान से मिलने की। आज के मेहमान के साथ आपको मिलाएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, फुटबॉल का खेल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है। इस खेल की तरवीज में और इसकी तरक्की में जहां खिलाड़ियों का रोल काबिल सताइश रहा है, वहीं कोचेस का रोल भी फरामोश नहीं किया जा सकता। कुछ अरसे से फुटबॉल में इसकी तरवीज और तरक्की के लिए बहुत बड़ा एक रोल जो कायम हुआ है वो है फुटबॉल एकेडमीज का। इन एकेडमीज में छोटे छोटे बच्चों को दाखिला दिया जाता है, वो खेल के बारीक निकात सीखते हैं और बहुत मुश्किल दौर से गुजरकर फिर मैदान अमल में दाखिल होते हैं। चनांचे आज के प्रोग्राम का मौजू है फुटबॉल की तरक्की में एकेडमीज का रोल। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है एक सीनियर कोच को। मंजूर अहमद डार साहब हैं। मंजूर साहब, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। आप भी एक एकेडमी चलाते हैं। इससे पहले कि हम फुटबॉल में एकेडमीज के रोल के बारे में बात करें, आप ये बताएं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। रोशन साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि खेल और खिलाड़ी ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू जो फुटबॉल के हवाले से है चुना हुआ है। अगर आप मेरे करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने भी अपना करियर जो एकेडमी के साथ ही स्टार्ट किया था। तो अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम होता था एनएसटीसी के नाम से, नेशनल स्टूडेंट्स टैलेंट, एक स्कॉलरशिप होती थी। उस पर थ्रू आउट इंडिया में वो ट्रायल्स करते थे, बच्चों को सिलेक्ट करते थे। तो उन बच्चों को फिर एक एडमिशन दिया जाता था एक स्कूल में फ्री, वहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग उनकी कोचिंग। तो वही प्रोग्राम अपने जेएंडके में भी चला था। तो हमारा एडमिशन भी उसी बेस पे सिलेक्शन हुआ था। आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? उस टाइम में 6th स्टैंडर्ड में था। माशाल्लाह। तो हमारा एडमिशन भी उसी बेसिस पे बिस्को स्कूल में हुआ था। तो हमारा कोच भी साई से आया था। तो कम से कम 10-12 लड़के हम उस टाइम पे 3 साल में सिलेक्ट हुए थे। तो जो हम लोग इवन के हॉस्टल में भी हमें रखा जाता था उस टाइम पे, ताकि हमारी रेगुलर पढ़ाई का भी ख्याल रखा जाता था, खेल का भी ख्याल रखा जाता था। ये देखते कि बच्चे जो हैं उनको कैसे आप नर्चर कर सकें, कैसे उनकी पर्दाश्त कर सकें, निगहदाश्त कर सकें, ताकि वो न सिर्फ खेल के मैदान में आगे आए बल्कि पढ़ाई को भी फरामोश न करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका ये मानना था कि बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में हो जाए ताकि उनके खेल के साथ में उनकी जो एकेडमिक्स है वो भी सफर ना हो। तो जो वहां से हमारा करियर स्टार्ट हुआ था तो वो फुटबॉल का वहीं से हुआ था एकेडमी के हिसाब से। तो कहां कहां आप खेले और कैसे आपके तजुर्बात रहे बहिस्ते खिलाड़ी? देखिए, स्टार्टिंग में बिस्को स्कूल से हम खेले। हमने वहाँ पे एक क्लब बनाया था स्कूल ने, YMCA के नाम से। तो हमारा करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ था। वहाँ से हमारा फिर हमने नेशनल्स खेले, सीनियर नेशनल्स खेले। उसके बाद JNK बैंक में सिलेक्शन हुआ। 12 साल में JNK बैंक में खेला हूँ सीनियर टीम में। मैं एयर इंडिया रिप्रेजेंट किया मैंने 1 साल के लिए प्रोफेशनली। तो 5 साल मैंने कैप्टनसी की अपने JNK बैंक की। उसके बाद मैं 2008 में कोचिंग करियर की तरफ मैंने रुजू किया। अच्छा, यहाँ मंजूर एक बात बहुत काबिल तवज्जो है कि जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे आप बात कर लीजिए मजीद ककरू की, साजिद डार की बात कीजिए, शफी नारी की बात कीजिए, आपको भी उसमें जाहिर है इस जुमरे में शामिल किया जा सकता है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फुटबॉल में काफ़ी नाम कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद एक वक्त उनका जिंदगी का आया कि उन्होंने फैसला किया वो कोचिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन दूसरे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने जो फेड आउट हो गए। तो आपने कोचिंग का इंतखाब क्यों किया? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होता है कि यू शुड हैव लीडरशिप क्वालिटीज। जब आप खेलते हैं, जिन खेल के दिनों में अगर आप देखेंगे मजीद ककरू साहब का करियर देखेंगे, शफी नारी साहब का देखेंगे, वो अपने टीम्स के कैप्टन रह चुके थे। बिल्कुल। तो कैप्टन का क्या होता है, वो लीडर होता है। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि मैं भी कैप्टन था, तो मैं भी लीडर था अपने टीम का उस टाइम पे। तो आप दुनिया में जैसे भी देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो लीडर्स होते हैं वही अपना कोचिंग का फिर करियर का इंतखाब करते हैं। ज़िनेन है, हाँ, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पीक पर रहे हैं अपने वक्त में, फिर कोचिंग की तरफ गए। यहां पे ये एक चीज बहुत अहम है जिस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए आप, कि कोचेस का फुटबॉल का जो उसकी तरक्की का ये मरहला है और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में कितना अहम रोल है। देखिए, अगर हम बच्चे को स्कूल भेजेंगे वहां पे टीचर्स ही नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एक प्लेयर की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कोचेस के बगैर
प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। आप देखेंगे फुटबॉल हर जगह चलता है। आपने जहां से शुरुआत की, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ रहे हैं आप, मजीद ककरू भी तस्वीर में नजर आते हैं और बाकी खिलाड़ी भी हैं, तो वहां पर ये जो मरहला बहुत खूबसूरत मरहला रहा है आपकी जिंदगी का। फिर आप कोचिंग की तरफ आ गए और कोचिंग में आपने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, आप स्कॉटलैंड भी गए, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए स्कॉटलैंड, ये जर्मनी की तस्वीर है। ये हमारे जो फीफा कोर्स हुआ था यहाँ पे मुंबई वाशी में हुआ था, तो ये कोर्स वहाँ का, ये डॉर्टमंड का है। हाँ, तो हम डॉर्टमंड, जर्मनी ब्रोशिया डॉर्टमंड का, तो हम छोटे छोटे बच्चों को वहां पे लेके गए थे एकेडमी का एक्सपोजर देने के लिए। एक हफ्ते का टूर था ये वहां पे। जो ये ब्रोशिया डॉर्टमंड की एकेडमी है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज मानी जाती है। तो ये स्कॉटलैंड का है, स्कॉटलैंड में जहां पूरी टीम लेके गए थे। तो जो मैं कह रहा था कि एकेडमीज के बारे में, तो ब्रोशिया डॉर्टमंड जब हम गए थे, हमने वहां पे देखा कि जो अपने स्टेट के बच्चे हैं 10 साल 12 साल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहां के जो बच्चे हैं 8 साल 7 साल के बच्चे हमने वहां पे ट्रेन करते हुए देखे। और परफेक्ट टेक्निक सिखाई जाती है उनको, नर्चर उनको 6-7 साल से उम्र से किया जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि उनका फुटबॉल हमारे से बहुत ज्यादा आगे है। सबसे बड़ी फर्क क्या बात लगी आपको कि वहां की फुटबॉल में और हमारी फुटबॉल में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वहां पे राइट टेक्निक सिखाई जाती है राइट टाइम पे सर। अगर 6 साल 7 साल का बच्चा राइट टेक्निक सीख गया तो वो पूरी उम्र पूरी जिंदगी वो नहीं सर भूल पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, बच्चे बहुत लेट खेलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकेडमीज का कल्चर उतना था नहीं पहले। तो लेकिन माशाल्लाह अभी थोड़ा स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता, एकेडमीज कुछ डेवलप हो रही है और ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग है जो कर रही है काम। तो उस हिसाब से मुझे और आपको बहुत सारे इनामात भी दिए गए, बहुत हौसला अफजाई आपकी हुई है, न सिर्फ बहैसियत खिलाड़ी बल्कि बहैसियत कोच भी। और एकेडमीज की बात जो करते हैं हम, जब भी आप इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ एकेडमीज यहाँ कश्मीर में हैं, तो जौक दर जौक खिलाड़ी सामने आते हैं और उनको आप सिलेक्ट करते हैं। फिर जैसे कि स्टार्ट में अगर आप भारत की बात करें, जो भारत में एकेडमी शुरू हुई है वो 1987 में हुई है, टाटा फुटबॉल एकेडमी ने स्टार्ट किया। हमारे यहाँ तो तकरीबन पिछले 10 साल से एकेडमी शुरू हुई। रियल कश्मीर की एकेडमी है, जेके बैंक की एकेडमी है, एसएफए है, स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी है जो कि मेराजुद्दीन वड्डू चलाते हैं, जिनके 5 खिलाड़ी अभी नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हुए ट्रायल्स के लिए। तो इसी तरह जम्मू में भी एकेडमी है जेके बैंक की। तो ये एकेडमीज कितनी अहम हैं फुटबॉल की तरवीज के लिए, उसकी तरक्की के लिए? देखिए अगर आप देखेंगे जेएंडके बैंक ने सबसे पहली फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमी जो लॉन्च की थी 2011 में की थी। अगर आप देखेंगे फर्स्ट बैच में हम इसकी इंपॉर्टेंस क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप इससे पहले कि इस बारे में आप बात करें, एक कॉलर लाइन पे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, आदाब जी भट्ट साहब। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ मैं मजीद ककरू, वो सारे मैंने बोला ना, मैं 6ठी 7वीं जमात पढ़ता था, फिर पोलो में मैं देखता था, बड़े फीट उसके थे, ट्रांसपोर्ट में खेलते थे। तो मगर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमारे में एक लिमिटेशंस है, फुटबॉल हो क्रिकेट हो कुछ हो, हम जल्दी 5-6 साल खेलते हैं फिर कोच की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि हम इम्यूनिटी जल्दी चाहते हैं, इम्यूनिटीज, क्योंकि कोच में ज्यादा प्लेयर की ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटीज होती हैं। वी शुड नॉट डू इट। दूसरी बात है, हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज है, लिवरपूल है, मैनचेस्टर है, विरगॉन है, वो कैसे हाउ दे ओपन अप देयर स्ट्रेंथ, क्या क्या खेलते हैं वो यूरोपियंस, बिकॉज दे हैव गॉट ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो 1 बिलियन डॉलर का है मेसी, दूसरे है आप देखो रोनाल्डो, $2 बिलियन। इनको क्या साल में कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे। हमारा जो निकलता है कोई प्लेयर, टू बी फ्रैंक यू एक्सक्यूज मी, हम इंडिया तक सिर्फ मोहन बगान और ईस्ट बंगाल और ये है निकल गए। मैं मानता हूं दे आर डूइंग देयर बेस्ट, मगर आई होप दैट सम ग्रेटेस्ट 1 or 2 प्लेयर्स शुड come out from India or Bangladesh, Afghanistan to compete with those Europeans. देखो गेरा होते लिवरपूल, मैनचेस्टर, ओदर्स, मॉर्गन, मेसी, हमारा कब जाएगा? It will take hundreds and thousands of years because I'm psychologically telling. बाकी मेहनत करते क्या करेंगे ये अल्लाह ताला का है, बाकी they are doing their job, जब तक चले तब तक चले। थैंक यू। आप मंजूर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं ये सवाल पूछना, ये तो मेहनत कर रहे हैं, चल तो है नेशनल लेवल पर, ये कमाते भी है, खेलते भी सारा कुछ, मगर इंटरनेशनल लेवल पर मैं चाहता हूं ये जो कोच साहब है ये क्यों नहीं पहले खेल में इतना दम लगाए, इतना जैसे 8 साल के बच्चे खुद बोला उन्होंने लिवरपूल में, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेले, ये इंटरनेशनल क्लब में खेले, व्हाई दे आर नॉट, दे आर गोइंग डायरेक्टली टू कोचिंग सक्सेस। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत वसी टॉपिक जो इन्होंने छेड़ा है, इस पे बात करने में तो पूरा प्रोग्राम चला जाएगा, और एक प्रोग्राम नहीं कई प्रोग्राम चलेंगे।
अब ब्रीफली ये कहूंगा मैं कि 107वां मकाम है भारत का दुनिया में, जबकि 195 कंट्रीज खेलती हैं फुटबॉल। 107 मकाम, उससे पहले 105वां भी था, उससे पहले 167 पे, 145 पे थे भारत के खिलाड़ी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही है। अभी देखिए हाल ही में सैफ गेम्स में भारत ने वो चैंपियनशिप जीती, नंबर 1 टीम आई, तो तरक्की तो हो रही है। लेकिन यूरोपियन टीम के साथ मुकाबला आप जानते हैं कि वहां पे स्पोर्ट्स कल्चर है, हमारे यहां स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। तो इस हवाले से ब्रीफली आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना फर्क क्यों है यूरोपियन फुटबॉल में और इंडियन फुटबॉल में? देखिए सर, अगर आपको याद होगा इंडिया में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो उससे पहले फीफा ने कुछ प्रोजेक्ट दिए थे इंडिया को एकेडमीज के लिए। तो उस टाइम पे 4-5 एकेडमीज लॉन्च हुई थी, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, बेंगलोर में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जूं टूर्नामेंट नजदीक आता गया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो वो एकेडमीज वाइंड अप हो गई। देखिए, हालांकि वो एकेडमीज वाइंड अप नहीं होनी चाहिए। देखिए आपकी जो एकेडमी है यहाँ पे टीआरसी में, आप एकेडमी को ट्रेन करते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं, और इन्हीं एकेडमीज की तरफ से बहुत सारे खिलाड़ी सामने आए हैं। अभी आप अपनी बात कीजिए, आपने कहा मैं भी एकेडमी की पैदावार हूं, साथ में देखिए दानिश फारूक जो हैं वो एकेडमी से आए हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी, उनके नाम आप मैं वही कह रहा हूं सर, जो हमारा पहला बैच था, अगर दानिश फारूक को देखेंगे, वो पहले बैंक एकेडमी में थे, फिर सीनियर टीम को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद रियल कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, तो अभी माशाल्लाह इसी साल उनका कॉन्ट्रैक्ट बेंगलुरु में आईएसएल में हो गया। तो काम हो रहा है। उसके साथ में फरहान है, दानिश है, अपना बासित है, फुरकान है, जितने भी अदनान है, जितने भी सारे खिलाड़ी है, सब हमारी एकेडमी से ही निकले हुए हैं। छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, आप उनको ट्रेन कर रहे हैं। देखिए ये उम्र जो है फुटबॉल सीखने की है, ये उम्र है फुटबॉल के बारीक निकात को समझने की, और फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर एक अच्छा खिलाड़ी बनने की। इस लेवल पे जब आप छोटी उम्र में ट्रेन करते हैं बच्चे को, तो वो आगे जाके बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो ये जो एकेडमीज का तस्वुर है, इसको कितना फरोग देने की जरूरत है कश्मीर में और जम्मू में? सर, मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि एकेडमीज के बगैर फुटबॉल का कंसेप्ट होना बहुत ही गलत है। जब तक एकेडमीज नहीं होंगी तब तक प्लेयर का डेवलप होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन साथ साथ में सर ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी भट्ट साहब ने की थी, हम अपने जेएनके की बात करेंगे, एक टर्फ के बगैर कोई ग्राउंड ही नहीं है हमारे पास में। अगर आप देखेंगे विंटर की बात, अभी नवंबर आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, बर्फ आ जाएगी, तो बच्चे जाएंगे कहां पे, खेलेंगे? बहुत सारी बातें हैं इसमें। एक बात ये देखिए, जहां पर बाहर के खिलाड़ी, अगर आप यूरोपियन फुटबॉल की बात करेंगे, वहां बच्चे साल में 100-120 मैच खेलते हैं, आपके यहां 8-10 मैच खेलते हैं। यानी आपका बच्चा जो 10 साल में खेलेगा, यूरोपियन खिलाड़ी 1 साल में खेल लेगा। तो ज्यादा अच्छा खिलाड़ी कहां का होगा? सर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ी। इवन कि सीनियर टीम्स के मैक्सिमम देखा गया है कि कम से कम 40 से 50 मैच एक प्लेयर एक सीजन में खेलना चाहिए। अगर आप देखेंगे, अपने इंडिया की बात करेंगे हम, हाँ, अब जब ट्रेन करते हैं आप इन खिलाड़ियों को, किस बारे में उनको बताते हैं? स्ट्रैटेजी के बारे में, मैच से पहले, और बाकी चीजों के बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। देखिए सर, असल में ट्रेनिंग तो सर ग्राउंड में ही होती है, प्रिपरेशन सारी ग्राउंड में ही होती है। लेकिन मैच से पहले आप कौन सा अपोनेंट है, उनके खिलाफ कैसी टैक्टिक्स चाहिए, कैसा खेलना है, तो इन बच्चों को सर क्या बोलते हैं इसको, मैच के पहले इनको आपको ब्रीफ करना पड़ता है, इनको थोड़ा रिमाइंड करवाना पड़ता है कि हमें क्या खेलना है, कौन सी फॉर्मेशन खेलनी है, कैसे अपोनेंट टीम को उनकी स्ट्रेंथ पे कैसे हमको और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनकी लेवल तक आए, क्योंकि अगर आप उनको बाकी चीजें समझाएंगे और बहुत सकील लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, उनकी लेवल तक नहीं आएंगे, तो शायद ये बच्चे वो इम्बाइब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, जैसे मैं कह रहा था आपसे, यहां पे हम थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, तो हमारे को चाहिए था, मुझे लगता है कि जितने भी कोचेज है जहां जहां पे ये ट्रेन करते हैं, मुझे लगता है छोटे बच्चों को लेना चाहिए हमारे को। पहले बोला जाता था कि 10-12 साल के बच्चे ले लो, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। हमारे को इनको, इफ यू हैव टू कैच देम यंग, वी हैव टू कैच देम एट 8, ताकि उनका टेक्निक प्रॉपर हो जाए, वो टेक्निकली साउंड हो जाए। वंस वो टेक्निकली साउंड हो जाएंगे, देन वी कैन वर्क ऑन टैक्टिक्स। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने स्टार्ट किया उन दिनों ये जो एकेडमी में प्लेयर होते थे, उनकी रिहाइश का भी इंतजाम होता था, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, वो खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, लेकिन वो जो तस्वुर है वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता जा रहा है। आजकल एकेडमीज हैं, काफी एकेडमीज बन रही हैं, जेएनके में भी बन रही है, लेकिन रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं है, उनकी पढ़ाई का इंतजाम नहीं है। वो बच्चे आते हैं, आपके पास ट्रेनिंग करते हैं, फिर अपने घर लौट जाते हैं, उनका फोकस ना खेल पे रहता है, ना पढ़ाई पे उतना रहता है। इस बात से, इस परेशानी से बाहर आने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए सर, रेजिडेंशियल एकेडमीज जहां पे भी है वो कामयाब है। आप देखिए, अगर आप बेंगलुरु यूनाइटेड की बात अभी करेंगे, उनके पास रेजिडेंशियल एकेडमी है। अगर आप टाटा फुटबॉल एकेडमी की बात करें जमशेदपुर में, उनकी रेजिडेंशियल एकेडमी है, क्योंकि बच्चे वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खेलते हैं। बाकी जितनी भी एकेडमीज है वो डे बोर्डिंग के हिसाब से सुबह आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, चले जाते हैं, और बच्चों को कुछ प्रोवाइड भी नहीं किया जाता, उल्टा बच्चों को पे करना पड़ता है। मुझे लग रहा है जेएनके में खाली वाहिद एकेडमी है जो बच्चों को उल्टा देती है, उनको स्टाइपेंड मिलता है महीने का 1500-1500 रुपए बच्चों को देते हैं,
रिफ्रेशमेंट मिलता है, उनका किट का पूरा अरेंजमेंट दिया जाता है। कश्मीर में वाहिद एकेडमी है जो इतना कुछ करती है। आपकी जो एकेडमी है उसके खिलाड़ी जब मैदान अमल में उतरते हैं, मैचेस खेलते हैं, तो जाहिर है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खेलते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा रही है? बेहतरी की तरफ जा रही है या कि वो खौफजदा होते हैं अपने मुखालिफ खिलाड़ियों नहीं से? सर, इनिशियली जब हमने देखा, जो अभी हमने नया बैच लिया, क्योंकि हमारा पुराना बैच था वो पास आउट हो गया। रिसेंटली हमने ट्रायल्स किए थे, 800 बच्चा आया था ट्रायल्स के लिए। आउट ऑफ 800 हमने 22 बच्चों को सिलेक्ट किया। तो ट्रेनिंग करने का थोड़ा कम मौका मिला क्योंकि कंपटीशन नजदीक में था। जब हमने पहला मैच खेला, जब ये ड्रेसिंग रूम में बच्चे गए, सो पहली बार देखा उन्होंने कि ड्रेसिंग रूम है, वहां पे चेंजिंग रूम्स है, शॉवर्स है, यूनिफॉर्म लगे, सब कुछ। तो दे वर सरप्राइज्ड, दे वर शॉक्ड। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है, यू आर मेंट फॉर दिस स्टेज। आप इस स्टेज के लिए बने हो, तभी आप 800 बच्चों में से आगे सिलेक्ट हुए हो। तो कोचेज का जॉब वहां पे स्टार्ट होता है। ये प्रीमियर लीग जो आजकल चल रही है उसमें आपकी एकेडमी पार्टिसिपेट कर रही है, तो बच्चों में आपने देखा कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है? वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दे आर एक्लेमेटाइजिंग विद द होल सिनेरियो? सर, अगर आप पहला मैच देखेंगे, वी लॉस्ट 1-0 विद डाउनटाउन। दूसरा मैच देखेंगे, वी लॉस्ट विद फॉरेस्ट 5-3। थर्ड मैच अगर आप देखेंगे, वी लॉस्ट 2-0 अगेंस्ट रियल कश्मीर। लेकिन चौथा मैच वी प्लेड ड्रॉ 1-1 अगेंस्ट महाराजा। फिफ्थ मैच जो हमने कल खेला, वी प्लेड अगेन ड्रॉ अगेंस्ट टेबल टॉपर्स पुलिस। सो आहिस्ता 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 दे आर गोइंग टुवर्ड्स अ डेवलपमेंट, उनका बेहतरी की तरफ जा रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले टाइम पे इससे भी बेहतर नतीजे आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि उनको कंपटीशन मिलना चाहिए। जेके बैंक की एकेडमी आप चला रहे हैं, साथ में रियल कश्मीर ने भी बहुत बड़ा रोल किया है। रियल कश्मीर के साथ भी आप वाबस्ता रहे हैं, उनके मैनेजमेंट में रहे हैं, आपके उनके भी कोच रहे हैं आप। तो रियल कश्मीर ने यहाँ की फुटबॉल को फरोग देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। आई लीग में भी रियल कश्मीर की टीम ने, जूनियर टीम ने पार्टिसिपेट किया और खिताब भी जीता था। तो इसके बारे में बताइए। और ड्यूरेंट कप भी उन्होंने जीता था, तो वो बताइए। ड्यूरेंट कप भी जीता था उन्होंने। सर देखिए, अगर एक प्लेयर के लिए पाथवे होना चाहिए, तो कश्मीर में पाथवे नहीं दिख रहा था। बच्चे खेल रहे थे, एकेडमी से निकले कहां जाएंगे, लेकिन रियल कश्मीर ने उनको वो एक पाथवे प्रोवाइड किया था। अगर आप देखेंगे, जितने भी अच्छे बच्चे हमारी एकेडमी के, पिछली बार फाइनल हुआ था जेएंडके बैंक और रियल कश्मीर का। रियल कश्मीर में 9 बच्चे जो पास आउट थे जेएंडके बैंक एकेडमी के, वो खेल रहे थे, तो उनके लिए पाथवे बन गया। वहां से अभी आप देखेंगे, जाहिद करके एक लड़का है, वो चला गया सीनियर टीम में। सो एक बच्चों को एक टारगेट मिला अपनी स्टेट में। पहले क्या देखा जाता था, बच्चा यहाँ पे अच्छा खेलेगा, उसको कलकत्ता जाना है, गोवा जाना है खेलने के लिए। लेकिन अगर बच्चा भी यहाँ पे अच्छा खेलता है तो उसके लिए यहाँ पे है। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि अपनी स्टेट फुटबॉल अकेडमी वो भी अच्छा काम कर रही है। अभी अंडर 16 में जो इंडियन कैंप होने वाला है भुवनेश्वर में, 5 बच्चे जेएंडके से वहां से चले गए। मेराजुद्दीन वड्डू बहुत काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, 5 बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो उनको कैंप अटेंड करने जाना है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, वहां बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर देते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, और इसी का नतीजा है कि 5 खिलाड़ियों को नेशनल टीम के लिए ट्रायल्स के लिए बुलाया गया है। बहुत खुशी की बात है। तो ये जो खिलाड़ी आप देखते हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता, आपको लगता है कि जो जेएंडके की फुटबॉल है, नेशनल, चाहे संतोष ट्रॉफी हो या अब आई लीग टूर्नामेंट्स हो, जैसे कि अभी दानिश फारूक चले गए बेंगलोर एफसी में, इसी तरह आपको लगता है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं कौमी सतह पर, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? देखिए सर, 100%। अगर आप अभी बरसा बोल रहे थे, मैं उनकी बात पे फिर आऊंगा कि उनको इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें कि यहाँ के कैलिबर के हिसाब से भी यहाँ पे अभी बहुत पैसा है फुटबॉल में। अगर आप देखेंगे, दानिश फारूक तो अभी इस साल गया, सो ही हैज साइंड ऑन अ गुड अमाउंट फॉर 2 years, अराउंड 50 lakhs 2 साल के लिए। तो जो यहाँ के खिलाड़ी है, देखिए जितना एकेडमी पे काम होगा, जितना ग्रास रूट पे काम होगा, जितना यूथ पे काम होगा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 110% आप बच्चों को देखेंगे, और ज्यादा बच्चों को आईएसएल में देखेंगे, और इवन की नेशनल टीम में भी। अगर दानिश एक साल अच्छा खेल गया इस साल, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह यू विल सी इन द नेशनल टीम। तो ये जो खेल है, फुटबॉल का खेल, इसमें कितना पोटेंशियल है कि आप इसको न सिर्फ अपने खेल के तौर पे, अपनी हॉबी के तौर पर अपना सकते हैं, बल्कि इसको करियर भी अपना बना सकते हैं, जैसे कि आपकी मिसाल सामने हमारे। देखिए सर, अभी बच्चे हमारे पास जितने भी आते हैं ना, पोटेंशियल ऑलमोस्ट उस लेवल पे सबका सेम रहता है, तो 19-20 का फर्क रहता है। लेकिन बाद में जो प्लेयर एक्सेल करता है, वो उसकी डिटर्मिनेशन पे, उसके डिसिप्लिन पे, हाउ हार्ड वर्किंग ही, उस पर मैटर करता है सर। सो जब लड़के मेहनत करेंगे, इसमें डेडिकेटेड रहेंगे, उनके एक गोल रहेगा, 110% सर वो उस तो हर मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है, जैसे कि आपने की। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी खिलाड़ी भी इसी नक्शे कदम पर चलेंगे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मेराजुद्दीन वड्डू हैं, अशफाक अहमद हैं, और मजीद ककरू हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, शफी नारी हैं। उनके नक्शे कदम पर चलकर न सिर्फ खेलों में तरक्की करेंगे, बल्कि स्पोर्ट्स के साथ साथ आप पढ़ाई में भी आगे बढ़ेंगे। मंजूर अहमद डार, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और अब चलते हैं दोबारा इमरान गुल के पास।
शुक्रिया रोशन भाई। नाजरीन, ये प्रोग्राम हर जुमे के रोज दोपहर 4:40 से आपकी खिदमत में बराह रास्त पेश किया जाता है और आप इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं हर शनिचर सुबह के 9:10 पर। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख सकते हैं। नाजरीन, इतवार के रोज भारत और पाकिस्तान के दरमियान ICC वर्ल्ड 20 के मैच का लुत्फ लीजिए और आपसे ये वादा है कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते के खेल और खिलाड़ी में हम उन सारे अहम मैचेस पर बात करेंगे जो तब तक खेले जाएंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।